बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम चैप्टर नंबर 17 के थर्ड लेक्चर को देखेंगे। इसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जो हमारे पिछले दो टॉपिक्स थे उसके अंदर हमने मटेरियल्स की यानी कि सॉलिड्स की हमने आप ये कह लें कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश की थी। आज भी हम उसी की एक एक्सटेंशन को पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तीन तरह से मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करेंगे तो बहुत आसान हैं तीनों की तीनों। ये स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी चीज़ के अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं या मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। अगर आप किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को उसकी मीन पोजीशन से मूव करेंगे तो उस मूवमेंट के लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क उस मटेरियल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब हम पिछले दो लेक्चर्स में देख चुके हैं, डीफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हिला दिया है, मूव करवा दिया है, चाहे तो एक्सटेंड किया है यानी खींचा है, चाहे तो कंप्रेस किया है, दोनों सूरतों में आपने उसके ऊपर वर्क किया है और वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी होगी उस मटेरियल की डिफॉर्मेशन की वजह से या उसकी शेप में तब्दीली की वजह से। यही चीज़ नीचे भी मैंने लिख दी है कि वर्क डन रिक्वायर्ड इन डिफॉर्मिंग अ मटेरियल। इसका मतलब वो वर्क डन जो कि किसी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए आपको उस पर करना पड़ता है। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, इसका मतलब भी यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म करें तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी होगी। ओरिजिनली ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, आपको ज़रा आपने अगर फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था स्प्रिंग्स को। तो वैसे भी आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचें या किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें, दबाएं, दोनों सूरतों में आपको उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है और वो एनर्जी या वो वर्क आपका इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है। एक्चुअली आप देखें तो स्प्रिंग को भी हम डिफॉर्म ही कर रहे होते हैं, उसकी शेप को भी चेंज कर रहे होते हैं। याद रखें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मटेरियल के, कोई मेटल है या कोई भी चीज़ है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं आपस के, वो भी स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं और उन बॉन्ड्स को भी अगर आप खींचें या उनको कंप्रेस करें तो उनमें भी एक एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत होती है। मगर ये तमाम बातें याद रखनी है कि ये जितना भी हम काम करेंगे ये इलास्टिक लिमिट्स के अंदर होगा और इस ये इतना एनर्जी भी नहीं देनी कि वो बॉन्ड टूट ही जाएँ, यानी फ्रैक्चर्स की तरफ बात चली जाए। कल हमने देखा था कि अगर बल्कि हम थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करेंगे कि इलास्टिक के अलावा जो प्लास्टिक रीजन है उसके लिए भी स्ट्रेन एनर्जी की जो इक्वेशंस हैं वो काम करती हैं। मगर उसके बियॉन्ड अगर आप मूव करें यानी यूटीएस से आगे चले जाएं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से आगे चले जाएं, तो फिर स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअली वो हम उसको वापस नहीं ले सकेंगे, ये मटेरियल में स्टोर नहीं हो रही होगी वो, बल्कि वो मटेरियल को तोड़ने के काम करना शुरू कर देगी। इससे आगे चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। सबसे ऊपर पहले मैं इस बात को समझाने से ये पढ़कर मैं आपको सुना दूंगा, बुक में भी लिखा हुआ है। आप सबसे पहले जो डायग्राम आपको बनी हुई नज़र आ रही है राइट टॉप के ऊपर, यानी राइट साइड पे जो ऊपर वाली डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एक वेट लटक रहा है जिसको हमने W कहा हुआ है और ये वेट बेसिकली एक वायर अगर ले लें हम जिसकी लेंथ कैपिटल L हो तो उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स की वजह से हम देखेंगे कि उसमें कुछ एक्सटेंशन जनरेट हो जाएगी, यानी वो अपनी ओरिजिनल हालत से थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखें इसी के अंदर
कि मैंने वेट को बढ़ा दिया है तो एक्सटेंशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी। पहली वाली डायग्राम में खैर छोटा सा एक फॉल्ट है कि मैंने इसमें एक्सटेंशन अलहदा से दिखाई नहीं है। ये कंसिडर कर लें कि ओरिजिनल लेंथ से इस वेट की वजह से भी थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी। तो सेकंड सिचुएशन में जब हमने वेट को बढ़ाया तो हमने देखा कि एक्सटेंशन और ज़्यादा आ गई। इसी तरीके से थर्ड डायग्राम में हमने वेट को और ज़्यादा बढ़ाया तो हम देखेंगे कि एक्सटेंशन की क्वांटिटी L1 से L2 हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, ये एक्सटेंशन का जो बढ़ना था ये ड्यू टू वेट या ड्यू टू फोर्स है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें तब हो रही होंगी जब हुक्स लॉ ओबे हो रहा हो। इसका मतलब है कि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर काम कर रहे हों। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है कि फोर्स और एक्सटेंशन ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगी, फोर्स कम बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन कम बढ़ेगी, फोर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। मगर ये चीज़ एक लिमिट तक जाएगी जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर जो फोर्स हम उससे भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर जो एक्सटेंशन होगी वो होगी तो सही, मज़ीद एक्सटेंशन भी होगी, मगर वो इर्रिवर्सिबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि वायर परमानेंटली खिंच जाएगी, वो अब दोबारा से अपनी असल लेंथ पर वापस नहीं जाएगी। इलास्टिक लिमिट के अंदर ये है कि हम इन वेट्स को हटाएं तो वायर अपनी एक्सटेंशन को ख़त्म करके दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ पर चली जाएगी। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी सबसे पहले हमने करना ये है कि एक वायर कंसिडर करनी है, उसके साथ हमने एक वेट टांग देना है उसके मतलब नीचे की जानिब, और ऊपर से उसको किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ यानी किसी दीवार के साथ या किसी ऐसी सॉलिड चीज़ के साथ कि जो खुद ना हिलती हो, खुद ना खिंचती हो, उसके साथ वायर को हमने बांध देना है। तो उसके नीचे एक पैन लटका दें, एक छोटा सा एक बर्तन सा लटका दें जिसके अंदर आप वेट मुख्तलिफ डाल सकें। तो वेट उसमें चेंज करते रहें, जैसे जैसे वेट बदलेगा एक्सटेंशन भी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर हम वेट और एक्सटेंशन के दरमियान का एक ग्राफ प्लॉट करें, जो कि आपको यहाँ पे राइट साइड पे नीचे की जानिब एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो इसमें आपको नज़र आएंगी कि हमने एक्स एक्सेस के ऊपर एक्सटेंशन L और वाई एक्सेस के ऊपर फोर्स F प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो इनिशियल पोजीशन होगी जब फोर्स ज़ीरो थी, एक्सटेंशन ज़ीरो है, तो हम पॉइंट O पर खड़े हुए हैं। अगर हम फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते F1 पर ले जाएं तो हम देखेंगे कि एक्सटेंशन बढ़ते बढ़ते L1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फोर्स को हम F2 पर ले जाएं तो एक्सटेंशन हमारे पास L2 हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्स को मज़ीद बढ़ाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, जो फोर्स की वैल्यू है वो H तक जा सकती है और एक्सटेंशन की वैल्यू G तक जा सकती है। मगर ये याद रखना है कि पॉइंट C जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, यानी L2 एक्सटेंशन, ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक हम आप ये समझ लें कि लीनियरली ग्राफ को देख रहे हैं, यानी एक लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद आपको ग्राफ फ्लैट होता नज़र आएगा। ये जो लीनियर ग्राफ होता है ये इसका मतलब होता है कि हम इलास्टिक बिहेवियर को पढ़ रहे हैं बेसिकली, और इसका मतलब है कि पॉइंट सी तक ये इलास्टिक है और पॉइंट सी के बाद इसके अंदर जो चेंज आएंगी वो हमारे पास, बल्कि इलास्टिक ही है, प्लास्टिक तो नहीं कहना चाहिए इसको भी, मगर यहाँ पे लीनियर बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक का मतलब तो ये है कि ये वापस ना आ सके, तो ये वापस तो एज से भी वापस आ सकती है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन की वैल्यू है वो ऐसी होगी कि जैसे ही वेट हम रिमूव करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ सकेगी। अच्छा, अब आप याद करें कि ये भी हमने जब जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वर्क को, तो वहाँ हमने देखा था कि यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दो टॉपिक्स हम पढ़े पढ़े थे हमने। तो वहाँ हमने देखा था कि अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, और यहाँ फोर्स वेरिएबल नज़र आ रही है, तो फोर्स वेरिएबल हो जाए तो फिर वहाँ पे हमें बजाय इसके कि हम ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ें, हम छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेते हैं और उन इंटरवल्स को इतना छोटा रखते हैं कि हम उसमें कंसिडर कर सकें कि फोर्स में कोई खातिर खा चेंज नहीं आ रही। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक छोटी सी एक्सटेंशन जिसको डेल्टा एक्स के नाम से यहाँ पे बुक ने भी बनाया है, मैंने भी ये आपको दिखा दी है।
तो अगर डेल्टा एक्स एक्सटेंशन आपके पास आ रही है तो डेल्टा एक्स एक्सटेंशन एक छोटा सा रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इतना छोटा रीजन है कि इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यूज़ हैं उनकी चेंज निग्लिजिबल है। यानी फोर्स निग्लिजिबल नहीं है, फोर्स तो मौजूद है मगर फोर्स में तब्दीली हम आलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं या उसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके के अगर हम छोटे 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 इंटरवल्स बना लें, जैसे आपको और लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, ओ से लेकर ए तक अगर आप आएँ तो छोटे छोटे बहुत सारे इंटरवल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इस तरह के छोटे छोटे इंटरवल्स बनाएं जिसके अंदर हम फोर्स की वैल्यू में चेंज को ना पढ़ें और बाद में हम इन तमाम की तमाम इंटरवल्स को ऐड कर दें, तो हमारे पास एक पूरा रीजन जनरेट हो जाता है और उस रीजन को हम एक ट्राइएंगल ओ ए बी के तौर पे देख सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास याद रखें कि फोर्स एक्सटेंशन का जो ग्राफ बनता है उसमें जो एरिया अंडर द कर्व चीज़ होती है, एक्चुअली इट इज़ वर्क डन। तो वैसे भी फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स या एफ डी। तो इसका मतलब है कि वर्क किस चीज़ के बराबर है, वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के या एक्सटेंशन के, यहाँ एक्सटेंशन है डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो इसमें क्योंकि ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे ओ ए बी, तो फिर हमें एरियाज़ भी उसी तरह से लेने पड़ेंगे। यानी हमारे पास जो वर्क होगा बेसिकली वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी के बराबर होगा। अच्छा, इसको मैंने बड़े ये बच्चों वाली इक्वेशन है मगर आप तमाम लोग जानते ही होंगे, फिर भी लिख दी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत आसान वे में लिखा है, वरना इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास वर्क बराबर आ जाएगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ए बी। ओ ए इसलिए कि हमारे पास ओ ए बेसिकली हमारे पास बेस है और ए से बी की तरफ जाएं तो ये हमारे पास एक्चुअली हाइट है। तो हमारे पास वर्क आ जाएगा हाफ ओ ए इंटू ए बी। और क्योंकि ये वर्क बेसिकली, अच्छा इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ओ ए की वैल्यू हमारे पास F1 है, ग्राफ को आप फिर देख सकते हैं। और हमारे पास इसी तरीके से ओ ए की वैल्यू, सॉरी बल्कि हम L1 कहेंगे, और ए बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F1। तो हमारे पास जी मैंने ऑर्डर शायद गलत लिख दिया है मगर बहरहाल खैर है, मल्टीप्लिकेशन है। हाफ L1 F1 लिखें या हाफ F1 L1 लिखें, एक ही बात है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये जो वर्क है बेसिकली ये हम कर रहे हैं जब वायर के ऊपर, तो ये वर्क एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और यही पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल कहलाती है। अच्छा, अब हम इसमें एक छोटी सी मज़ीद एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में इस बात को एक्सप्रेस करना चाहें या बताना चाहें, तो कल हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ा था कि ये होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। राइट साइड पे मैंने फिर एक दफ़ा लिख दिया है कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ओवर एल नॉट। यहाँ हम एल नॉट या ओरिजिनल लेंथ के बजाय को एल नॉट के बजाय कैपिटल एल के तौर पे ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, E इज इक्वल टू एफ ओवर ए होल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखेंगे E इज इक्वल टू एफ ओवर ए होल डिवाइडेड बाय L1 ओवर कैपिटल L। इसको रीअरेंज मैंने कर दिया है तो f डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L ओवर L1 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से F1 की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारे पास F1 की वैल्यू बेसिकली ये F जो है हमारे पास ये F1 ही है। दिस इज़ इक्वल टू EA L1 ओवर L, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर हमने वर्क में देखा था हाफ F1 L1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू EA L1 ओवर L। इक्वेशन नंबर 2 को यानी कि F1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास हाफ और L1 तो वहीं रहेंगे। F1 की जो EA L1 ओवर L जब हम उसमें शामिल करेंगे तो हमारे पास जो वर्क की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ EA L1 स्क्वायर ओवर L। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है यानी कि स्ट्रेन एनर्जी जो कि यहाँ पे वर्क की फॉर्म में लिखी हुई है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये एक तो डिपेंड करती है मटेरियल की ई वैल्यू पे, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल पे, और जो हर मटेरियल की मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये डिपेंड करती है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्या है, एरिया क्या है।
तीसरा ओरिजिनल लेंथ क्या है, जाहिर सी बात है अगर लेंथ ज़्यादा थी तो उसमें जो एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा है, और लेंथ कम थी तो एनर्जी, बल्कि अब इसमें अगर देखें इस इक्वेशन में तो लेंथ ज़्यादा के अंदर एनर्जी कम स्टोर हो रही है। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि एनर्जी तो बेसिकली वर्क पर डिपेंडेंट है ना। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं एक लॉन्ग वायर के ऊपर तो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो कम हो रही है, और अगर छोटी वायर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली हम उस पर ज़्यादा एक्सटेंशन जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये L1 पे यानी एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है, एक्सटेंशन के स्क्वायर के। तो एक्सटेंशन अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, और एक्सटेंशन कम होगी तो एनर्जी कम स्टोर होगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ये बताने का मकसद ये था कि अगर हम इसे किसी न्यूमेरिकल में यूज़ करना चाहें तो फिर हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को दोबारा एक दफ़ा देखें कि जो वर्क है ये E A और L1 यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो एक्सटेंशन का स्क्वायर है, इन तीनों चीज़ों की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें क्योंकि ग्राफ हमने जो पढ़ा था, दोबारा हम उस पर वापस जाते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, हमने तो सिर्फ आज पूरा टॉपिक पढ़ा है OAB ट्रायंगल के लिए। अगर हम इसको ODC ट्रायंगल या OCD ट्रायंगल के लिए पढ़ना चाहें तो भी ये ठीक है, और अगर हम इसको OHG या OGH के लिए पढ़ना चाहें तो भी ये ठीक है। इसका मतलब है कि इन जनरल ये इक्वेशन स्टैंड करती है तमाम के तमाम सिचुएशंस के लिए, मगर तब तक जब तक ये अच्छा, यहाँ पे ना मैंने फिर लिखा है प्लास्टिक, तो बेसिकली आप इसे नॉन इलास्टिक कह दें, इसको प्लास्टिक मत कहें। तो ये जो हमारा नॉन लीनियर पोर्शन है बेसिकली ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये भी इलास्टिक रीजन के अंदर ही आता है। प्लास्टिक कहना इसको गलत होगा, क्योंकि प्लास्टिक में एक्सटेंशन जो होती है वो परमानेंट हो जाती है। तो हम जो हमारी एक्सटेंशन थी, अगर हम L1 के बजाय L2 तक चले जाएं तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD के बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल के बजाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है स्कूल में तो उन्होंने देखा होगा कि ट्रेपेजियम भी एक शेप होती है। इसकी डिटेल्स बुक ने क्योंकि शेयर नहीं की, हम भी इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर ये O से H तक यानी एंड तक बिल्कुल एक्सटेंड कर दी जाए तो फिर भी हमारे पास जो वर्क होगा वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, और वो भी OHG के बराबर हो जाएगा। तो एक इसके अंदर आपने करेक्शन कर लेनी है कि जहाँ नॉन लीनियर के आगे प्लास्टिक लिखा हुआ है, ये नॉन लीनियर के आगे आपने प्लास्टिक नहीं लिखना। नॉन लीनियर तो ठीक है, तो नॉन लीनियर का मतलब ये है कि हम लीनियरली बिहेव नहीं करेंगे, मगर इलास्टिक रीजन में अभी भी हम रहेंगे। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा टॉपिक बेसिकली इलास्टिक रीजन के अंदर ही है, प्लास्टिक रीजन का इसके अंदर उसके अंदर ये वैलिड नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही था जी। यहाँ पे हमारी एक टाइप ख़त्म हो गई है मटेरियल्स को पढ़ने की या सॉलिड्स को पढ़ने की। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में होंगे। यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है मुझसे भी और बाकी लोगों से भी जो जो पढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत लार्ज इसके अंदर डाटा मौजूद नहीं है, मगर इसको आप अपने पास नोट ज़रूर कर लिया करें। हमने कोशिश यही की है कि इसको नोट्स की फॉर्म में आपको लिखा जाए, लिखवाया जाए। एक बस करेक्शन मैंने आपको पहले भी कही है कि आपने जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था शायद स्टार्ट में मैंने बोला हो कि ये प्लास्टिक रीजन के लिए भी वैलिड है, तो ये प्लास्टिक रीजन के लिए वैलिड नहीं है। लीनियर और नॉन लीनियर दोनों रीजन्स बेसिकली हमारे पास वो इलास्टिक रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।